बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन जब हमारा शो नहीं होता यानी फ्राइडे टू संडे, तो बहुत सारी क्रिकेट हैपनिंग्स जो हैं वो वाक़ई हुई हैं कि जहाँ पे एशिया कप जो श्रीलंका में खेला जा रहा था और श्रीलंका और इंडिया की टीमें फाइनल में पहुँची थी और वहाँ अनएक्सपेक्टेड एक अपसेट हुआ और यहाँ पे श्रीलंका की टीम ने इंडिया की टीम को चौथे टाइटल से महरूम कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो 4 एशिया कप के फाइनल खेले गए थे उसमें 4 में से 3 मरतबा इंडिया की टीम फातेह होकर ग्राउंड से बाहर आई थी। लेकिन जिस ज़बरदस्त तरीके से कप्तानी की, जिस ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की उनकी कप्तान चमारी अतापतू ने, उसने इस मोमेंटम को सेट किया और पहली मरतबा श्रीलंका ने एशियन वीमेंस T20 के फातेह होने का एजाज़ हासिल किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान शाहीन को बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान वीमेंस टीम की जो परफॉर्मेंस है उससे बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान वीमेंस टीम की कारकर्दगी में सुधार क्यों नहीं पैदा हो रहा। लेकिन पाकिस्तान वीमेंस टीम के जो हेड कोच है मोहम्मद वसीम साहब, वो मुतमईन है। ये एक नई अजीब जो रीत शुरू हुई है कि जी हम अच्छा खेले लेकिन जीत वो गए। तो आपने ना मुल मजामदार को देखा होगा कि जो इंडिया की टीम जब फाइनल में पहुंची वो सामने है, ना शायद किसी को ये पता हो कि जो श्रीलंकन वीमेंस टीम के कोच कौन है। लेकिन हमारे जो हेड कोच हैं वो मुसलसल जो है वो मीडिया पर आके अपनी टीम की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन रिजल्ट जिस तरह हमें पता है इतना आपको भी पता है कि पाकिस्तान की टीम को एक अच्छी टीम से मैच खेलना था इंडिया से, वहाँ पे पाकिस्तान को शिकस्त हुई और फिर उसके बाद 2 आसान मैचेस थे पाकिस्तान के नेपाल और UAE के खिलाफ। उसके बाद मोहम्मद वसीम ने कहना शुरू कर दिया कि जी हम जीतने के लिए आए हैं, जीत के ही वापस जाएंगे। उसके बाद जब एक और अच्छी टीम मिली श्रीलंका तो फिर नतीजा वो जो था वो ढाक के 3 पात रहा और टाई फिश के आखिरी ओवर में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिजल्ट जो है पाकिस्तान वीमेंस टीम के हवाले से अच्छे नहीं आ रहे और आज के शो पर हम यही ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे कि आखिर पाकिस्तान वीमेंस टीम के मसाइल हैं क्या। क्योंकि पैराशूटर कोचेज हैं वो पाकिस्तान वीमेंस टीम का मसला कभी भी हल नहीं कर सकते। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए और वो अहमक तरीन जो बार बार मोहम्मद वसीम को क्रिकेट बोर्ड में लेकर आते हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि उनके इस किस्म की जो सिफारिशात हैं, जो उनके इस किस्म के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज कर देंगे। प्रोग्राम में आज बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता हूं, कप्तानी के लिए नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ आराम नहीं कर रहा, सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हूं। शाहीन आफरीदी। वज़ीर दाखिला या चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एक ओहदा छोड़ दें। क्रिकेट बोर्ड खुद को बचाने के लिए खिलाड़ियों को आमने सामने लाकर खड़ा ना करे। धमकियों के बावजूद भी हम भारत में खेल चुके हैं। अगर भारत नहीं आना चाहता पाकिस्तान तो मत आए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान शाहीन्स को दूसरे 4 रोजा मैच में शिकस्त दे दी। अफसोस हम दूसरा मैच ना जीत पाए। यकीनन खिलाड़ियों को इस मैच से सबक मिला होगा। जेसन गिलेस्पी। पाकिस्तान शाहीन्स व्हाइट बॉल कप्तान समेत 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। टीम की मजमूई कारकर्दगी अच्छी रही है लेकिन फाइनल में ना पहुंचने पर मायूसी है। मोहम्मद वसीम। श्रीलंका विमेंस ने भारत को शिकस्त देकर पहली मर्तबा एशिया कप जीत लिया। भारत को आइंदा साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी दे दी गई। इवेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में भी वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पेरिस ओलंपिक्स में 7 में से 2 पाकिस्तानी एथलीट्स का सफर खत्म। और नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि पेरिस ओलंपिक्स से भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन शायद ये पहली मरतबा ही होगा क्योंकि मैं भी तकरीबन कोई 25 साल से जो है वो स्पोर्ट्स का कवर कर रहा हूँ। ये पहली मरतबा होगा कि पाकिस्तानी आवाम जो है उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इस पेरिस ओलंपिक्स में। क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम नहीं है जो यकीनी तौर पर मेडल जीतने के लिए एक बड़ी उम्मीद होती है। पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 7 एथलीट शिरकत कर रहे हैं और उनमें भी से आपने देखा कि 2 का सफ़र जो है इब्तिदा में ही अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। तो पाकिस्तान का जो ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, वो उसकी जो कारकर्दगी है इस हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट और ख़ासतौर से पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए जो खुद भी एक बड़ा ज़बरदस्त विमेंस क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम लेकर आए, उसको भी आज अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। इस वजह ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद हैं, बज़र या वीडियो लेंगे। वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले पाकिस्तान के इंतहाई क्वालिफाइड कोच और कोचेज़ के कोच कि जिनकी सलाहियतों से पाकिस्तान को इस्तेफादा करना चाहिए,
लेकिन अफसोस है कि हमारी सलाहियतों से और हमारे जो ज़बरदस्त लोग हैं उनके जो टैलेंट से दूसरे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं और वो लोग सिर्फ कुड़ ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे जलालुद्दीन साहब, शो में जलाल भाई को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम अली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और इंशाल्लाह अच्छी बातें होंगी और बेहतरी के लिए बातें होंगी। बिल्कुल सर, और हम सब ये चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी हो, लेकिन जो बेहतरी को बेहतरीन बनाने वाले लोग हैं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो नज़र नहीं आ रहे हैं। एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान का बांग्लादेश और श्रीलंका का विमेन क्रिकेट में स्टैंडर्ड बहुत हाई था और पाकिस्तान विमेंस टीम जो इनसे जीत भी जाया करती थी, लेकिन अब क्या वजह समझ रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जब भी हमारे मैचेस बांग्लादेश से होते हैं, श्रीलंका से होते हैं, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, जीतने की उम्मीद जो थोड़ा कम ही होती है और मुकाबला बहुत ही नेक टू नेक हो जाता है। जी हाँ, उसकी बड़ी बेसिक वजह है कि हम जो क्रिकेट आगे बढ़ी है जिस तरह से पूरी दुनिया में जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं हम उसको फॉलो नहीं कर रहा है, या हमारी डायरेक्शन वो नहीं है जो कि आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट में दूसरे मुल्कों की है। मैंने इनकी डेवलपमेंट भी ऑन ऑन ऑफ देखता रहता हूँ। वो दखन उसी स्टाइल से अभी तक हम उसी तरह प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह हम प्लेयरों से बात करते हैं। हमें बात तक करनी नहीं आती, हमें मीटिंग्स करना नहीं आती, प्लेयरों के साथ फीडबैक देना नहीं आता। ये सब मॉडर्न डेज क्रिकेट के वो एलिमेंट है जिससे कि प्लेयर रिलेशनशिप बढ़ती है और आपको अहमियत देनी है प्लेयरों को। मगर हम स्पेसिफिक ये देखते हैं कि कोई हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या करना है। हमें ये कहा जाता है कि हमने बहुत सीख लिया, हम बहुत लर्न कर रहे हैं। अब कब तक लर्न करते रहोगे भाई? अब ये जब आप टीम खेलने जाती है कॉम्पिटिशन में तो जीतने के लिए जाती है, लर्न करने नहीं जाती। ये इस तरह के स्टेटमेंट कोचेस के, तो उनको वो अप्रोच ही नहीं है जो आज की अप्रोच चाहिए क्रिकेट को डेवलप करने, जिसमें आपको स्पेसिफिकली बताना है कि इस प्लेयर में क्या कमी है, इसको हम कैसे सही करेंगे और ये किस तरह मॉडर्न डेज क्रिकेट को मीट करेगी। हम जनरल बातें करते हैं, हमने सीख लिया, हम बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिव है और माइंड सेट और फलाना, ये सारी बातें यूजलेस हैं, ये सिर्फ बयानबाजी है। हमें ये बताना है कि स्पेसिफिक प्लेयर के साथ हमें क्या करना है जो इससे बेहतर हो जाएगी और आइंदा चल के वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकती है। ये तो मैंने किसी से आज तक सुना नहीं बताते हुए। जी भाई, यही बातें हम सुन रहे हैं। अभी हमने अपने विमेंस नए कोच वसीम साहब से भी ये बयानबाजी सुनी है। और जो हमें चाहिए हॉलिस्टिक अप्रोच, कई एरिया में एक साथ काम करने की जरूरत है। उसके लिए एक ब्रेन चाहिए, उसके लिए एक माइंड चाहिए, एक टीम चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। ये सारी चीजें हम करेंगे तो इन फ्यूचर में कहीं जाके हम बेहतर हो जाएंगे। एक बात मैं बता दूं, स्किल है लड़कियों के पास, यानी स्किल हम कहते हैं जो उन्हें खेलना आता है, जिसमें बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग है, उसको बेहतर करना और उसको कन्वर्ट करना इन परफॉर्मेंस इन द मैचेस, वो एक आर्ट है। फिर जो हमारी डायरेक्शन है वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से वो बिल्कुल गलत है। मैं देखता रहा हूँ, जब मैं भी सेलेक्टर था तो वो कोच हमारा पावर हिटिंग की तरफ ले जा रहा है। हमारी स्ट्रेंथ पावर हिटिंग नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है और स्पिन बॉलिंग के साथ हमें फील्डिंग प्लान्स बनाने। हम 130 मैक्सिमम 140 रन कर सकते हैं T20 में, उसको कैसे डिफेंड करेंगे अपनी बॉलिंग से? बॉलिंग प्लान फील्डिंग प्लान के साथ कर सकते हैं। तो ये चीजें कोई कर नहीं रहा। फिर फिटनेस तो जाहिर है थोड़ा मसले हैं फिटनेस के, वो चीज करने की भी जरूरत है। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच, कई एरिया में काम करने की जरूरत है। इंप्रूवमेंट आ सकता है अगर जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं, जो लोग क्रिकेट से अटैच है, वो अब तक बड़ा दकीनुसी जिसे हम कहते हैं स्टाइल में कोचिंग कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बातों से कोचिंग नहीं होती, प्रैक्टिकली डिलीवर करना होता है और उसको कन्वर्ट करना होता है परफॉर्मेंस में। उसका एक आर्ट है, वो जब तक आपने सीखा नहीं आपको नहीं आएगा। ठीक है सर, क्या लगता है आपको कि क्या डिफरेंस है? मैन अगर कोचिंग की बात करते हैं, विमेन कोचिंग की बात करते हैं या अंडर एज कोचिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अंडर एज अगर कोई बच्चा अंडर 13, 16, 19 उसकी कोचिंग डिफरेंट है, जो डोमेस्टिक की टीमें हैं उसकी कोचिंग डिफरेंट है, जो नेशनल लेवल की टीम है उसकी कोचिंग डिफरेंट है, विमेंस की कोचिंग थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि आप कोचेस के कोच हैं तो इसलिए आपसे मैं तो कोई बता नहीं सकता कि डिफरेंस क्या, और हमारे इस चीज को क्यों नहीं समझा जाता। आप ही की बात को सेकंड करता हूं कि हर लेवल पे कोचिंग इज डिफरेंट, और हमें ये नहीं पता कि हम दो तरह से प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस फॉर डेवलपमेंट, प्रैक्टिस फॉर परफॉर्मेंस। तो जब हम किसी टूर पे जा रहा होते हैं तो हमारी प्रैक्टिस डिफरेंट होनी चाहिए फॉर द परफॉर्मेंस। मैं देख रहा था अक्सर, कभी इस पे देखता हूँ, वो हमारी एक टीम की प्रैक्टिस हो रही है, जो डेवलपमेंट की प्रैक्टिस है, वो गद्दों पे डाइव लगा रहा है, वो तो हम अंडर 15 बच्चों की डेवलपमेंट में यूज करते हैं। वो
जब आप जा रहे हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने, तो उसके बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की जो प्रैक्टिस है वो डिफरेंट होगी। वो बड़ी उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी, उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी और उसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होंगे और वो उस मैच से क्लोज चीज होगी। तो हमें अब तक ये फर्क नहीं पता चला कि हम प्रैक्टिस फॉर डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस फॉर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये तो मैंने कैंपों में भी देखा है कि जो हम डेवलपमेंट की बच्चों की प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रिपरेशन कैंप में वो प्रैक्टिस हो रही है। तो इट इज अमेजिंग कि मतलब हंसी आती है देख के। तो हमें अलग अलग और फिर स्पेसिफिक प्लेयर के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो बनता है प्रोग्राम कि अगर आप सपोज प्रिपरेशन किसी टूर पे जा रहे हैं तो वो जाने से कितने दिन का कैंप है, उस हिसाब से उन चीजों को आइडेंटिफाई करके जो हमें उस दौरान कर सकते हैं। हम 8, 10, 50 चीजें एक साथ नहीं कर सकते। हम हर चीज ठीक है। एक 10 दिन का प्रोग्राम है तब भी वही कर रहे होते हैं, 20 दिन का हो तब भी वही कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट का मैं ये बता दूं कि अर्ली एज में 2 चीजें हमें डेवलप करनी है, जिसे हम अंडर 15, 14 की एज कह लो या इवन 13 भी कह लो। हमें पहले उनकी फिटनेस एंड स्किल, और ये डेवलपमेंट कभी भी 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से नहीं होती। मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम वहां कर रहा हूँ कराची में, 3 साल का प्रोग्राम है, अंडर 15 का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, आज तक किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया। उनकी एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट 4 फेजेस में हो रही है। अच्छा सर, तो मैं इस इस तरह के पे प्रोग्राम क्योंकि मुझे ब्रेक पे आ रहा है, इस पे मुझे आपसे तफसील से बात करनी है कि वो जो आप प्रोग्राम लेकर आए, बड़ा यूनिक एक प्रोग्राम है। इसके फुटेजेस भी इस वक्त जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा स्क्रीन पे इसके फुटेजेस भी जो है वो यकीनी तौर पर डिस्प्ले भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ी सी तवज्जो के साथ बात करनी है, तफसील के साथ बात करनी है और उस विजन को लेकर आगे चलना है जो जलालुद्दीन साहब लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन फुट स्टेप को फॉलो करना चाहिए जो जलालुद्दीन साहब इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वक्त मुख्तसर है इसलिए मुझे इस पर ब्रेक लेना होगा। प्रोग्राम के अगले फेज में यकीनी तौर पर इसको हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान टीम के मामलात को भी डिस्कस करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन वीमेंस टीम को कि क्या वजह है कि इंडियन जो वीमेन टीम है उसका बड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अदर एशियन टीम। गो के श्रीलंका ने ज़रूर T20 का फाते होने का एजाज़ हासिल किया है, लेकिन जो प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है इंडियन और दीगर ममालिक की वीमेंस टीम के हवाले से। जलाल भाई, एज ए प्रोफेशनल कोच, जैसे क्वालिफाइड कोच, आपको क्या नज़र आता है कि इसका रीज़न क्या है कि इंडिया की जो वीमेन टीम है, क्योंकि एक आम आदमी तो ये बात कहता है उनके पैसे जो हैं वो मर्द प्लेयर के बराबर हैं, उनको फैसिलिटीज इस तरह दी जा रही हैं, लेकिन पोटेंशियल है तो पैसे हैं, वो जीत रही हैं तो पैसे हैं, तभी उनकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है। आपको सर क्या नजर आता है कि रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो आपने खुद ही कर दी कि अल्टीमेट तो जो टीम खेलती है तो उसकी परफॉर्मेंस उसके अचीवमेंट से होती है। तो अचीवमेंट अगर वो नहीं करेंगी तो जाहिर है उनकी और चीजों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम तो बातें करते हैं कि हम बहुत अच्छा खेले, मगर जैसे आपने शुरू में कहा कि हम जीतते हमेशा दूसरी टीम है, ये तो जोक। तो उनका जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है अपना, और पैसे भी जाहिर है एक बड़ा एलिमेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन में, वो होने चाहिए पैसे ज्यादा, पाकिस्तान वुमेन्स के भी होने चाहिए, मगर उसके साथ साथ उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और उनके स्टैंडर्ड भी सेट होने चाहिए परफॉर्मेंस के। और डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई हर प्लेयर के साथ एक इंडिविजुअल प्रोग्राम बनेगा और उनको वो गोल सेट किए जाएंगे, उन्हें अपने गोल पता हो, क्लैरिटी हो कि हम किस जगह पहुंचेंगे। उसके लिए एक टीम चाहिए, अच्छी कोचेस की फैसिलिटीज चाहिए, और उन वुमेन्स को जो कि उसमें इन्वॉल्व है उनकी भी उनको भी एक एफर्ट्स करनी है उसको अचीव करने के लिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, हम जाने से पहले कैंप लगा लेते हैं और वो भी बिल्कुल ऐसा कैंप होता है जिसका कोई मकसद नहीं होता। तो अगर हमने बड़ी टीमों के साथ जाना है तो हमें प्लेयरों को जरूर वैल्यू करनी है। मैं पहले भी बता दूं, इवन द सीनियर जो हमारी मैन टीम है उनको भी प्लेयर इज इम्पोर्टेंट, मगर उनको किस तरह हैंडल करना है वो एक आर्ट है। तो जो लड़कियां हैं उनकी डेवलपमेंट में हमें पहले डायरेक्शन सही करनी है कि हमें कौन सी चीजें करके हम पहुंचेंगे और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस तरह, हम नकल नहीं कर सकते। हम नकल करते हैं पावर हिटिंग की, भाई वो जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की है उनका मास इतना ज्यादा है, उनके लीवर बड़े हैं, वो हिटिंग कर सकती है, मगर आपके पास दूसरा आर्ट है, आपके पास स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ फील्डिंग प्लान। तो जो आप फर्क की बात कर रहे हैं वो इंडिया में चीजों को बहुत स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज किया गया है
और उनका जाहिर है कि ओवरऑल आप उनकी दूसरी टीम है, जो मैन टीम है, वो भी इतनी बड़ी है, तो उसी के साथ उन्होंने विमेंस टीम के साथ भी हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह की कोचेज, उनकी फिटनेस और उसको प्रोफेशनली लोगों के साथ। यहाँ तो जो लोगों का सिलेक्शन है वही सही नहीं होता ना, तो वो डिलीवर क्या करेंगे? राइट। आप मैं समझ रहे मेरी बात? तो जिन्हें मीटिंग करनी नहीं आती, जिन्हें फीडबैक देना नहीं आता, वो प्लेयरों को कैसे बेहतर कर सकते हैं? ये आजकल के मॉडर्न डेज में फीडबैक देना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, एजेंडा बनाना मीटिंग का, और फिर उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के सेशन है उनको करना, डिलीवर करना ऑन द ग्राउंड या लेकिन ऑन लेकिन द लेकिन नेट। लेकिन सर, जब आपको इतनी इस हवाले से जानकारी है, हमने सैकड़ों शोज इस हवाले से कर दिए, मैं जिस तरह 25 साल गुजार दिए मीडिया में स्पोर्ट्स कवर करते हुए, मुसलसल हर शो में ये बात करते हैं, तो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं, क्या उनको नहीं पता होता ये सब बातें जो आप ये बातें सारी कर रहे हैं? भाई बजाहिर तो यही लग रहा है। मैं तो खुद, अब पहले मैं सिलेक्टर था 2018, जब भी मैंने मशवरे दिए उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। तो बात कहने की यह है कि पहले तो आपको लोग सही लाने, जो बात को समझे कि मॉडर्न डेज क्रिकेट में क्या चीजें जरूरी हैं। वुमेन्स के लेवल की एक साइकी अलग है। हमारी वुमेन्स की जो जो मैंने फील किया था 1 साल के दौरान, वो 4 लड़कियों के अराउंड घूम रही थी। वो समझ थी हमें ये क्रिकेट खिलाएंगे। वो मेंटेलिटी उनकी नहीं चेंज हुई अब तक। अब तक उनकी अप्रोच वही है कि हमें कोई खिलाएगा। अच्छा जलाल भाई, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। जो आपने कहा 4 लड़कियों के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो मैं बार बार अपने शोज में बात करता हूँ, ये जो बाजी कल्चर है, ये इसने पाकिस्तान विमेंस टीम को खराब किया है। क्योंकि इंडिया में हमने कभी नहीं देखा कि अंजुम चोपड़ा खेल रही हैं तो उनका कोई बाजी कल्चर हो, उसके बाद झूलन गोस्वामी आ गए, फिर मिताली राज, अभी जो स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत कौर है, उन्होंने कोई अपने गैंग या अपने ग्रुप नहीं बनाए। यहाँ पे जिस तरह भी आपने भी कहा कि 4 लड़कियों के साथ लड़कियां लग जाती हैं, तो ये बाजी कल्चर है अभी भी टीम में? देखिए, अब तो वो मेजर जो थी वो तो चली गई है ना, जिस वक्त मैं था करती उस थी वक्त तो सियासत थी वो। सर, वो सियासत करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सियासत से मुराद ये इंप्रेशन उन्होंने दिया हुआ था, क्योंकि वो काफी क्रिकेट खेल चुकी थी, उनमें टैलेंट भी था, ये बात नहीं है। तो वो परफॉर्मर वो ही थी। तो उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया हुआ था, ये इल्यूजन पैदा किया हुआ था कि बाकी लड़कियां समझती थी अगर ये नाराज हो गई तो और ऐसा होता भी रहा है कि जिससे नाराज होती है उसको टीम में नहीं लेती थी। तो वो एक उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना के कि हमारे गिर्द सब घूमे और क्रिकेट पाकिस्तान की पीछे रखें और अपने चीजों को आगे रखें, ये होता रहा। इससे बहुत, इसको चेंज करने के लिए मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मैंने देखा ये है कि जो कोच था, वो कोच भी मार्क कोल उस वक्त था, वो भी उनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि मैं सिलेक्शन में बैठता था, मुझे बात में करता था तो उनके पास आंसर नहीं होते थे, तो वो कभी उठ के भाग जाता था। कभी बिस्मा मारूफ कैप्टन थी तो वो जवाब नहीं दे पाती थी, मगर नाराज होती थी। अल्टीमेटली मेरी कंप्लेंट उन्होंने शुरू कर दी। तो ये कल्चर, ये माइंडसेट, और प्लेयरों को ये बताना है कि कोई किसी को क्रिकेट नहीं खिलाता, आप अपनी परफॉर्मेंस पे खेलेंगी और आप अपना काम करें, छोड़ें बाजी कल्चर को। आप अपने आज भी कुछ थोड़ा बहुत होगा, मगर वो बड़ी प्लेयर अब मौजूद नहीं है जो उस वक्त थी। तो नहीं, अब लेकिन वो जिन प्लेयर्स की सर आप बात कर रहे हैं, पहले वो 7 की लड़कियों को क्रिकेट सिखाती थी, अब वो बाबर आजम को बैटिंग की टेक्निक सिखा रही होती हैं। इसमें जरा मैं बात भी करूंगा कि ड्यूरिंग द कमेंट्री को सिखा रही होती है कि बाबर आजम और एरन फिंच कैसे बैटिंग करें। यकीनी तौर पर आपने भी वो क्लिप्स देखे होंगे और आपको भी बड़ी हैरत होगी। जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के कोचेस जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन साहब से पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामलात के हवाले से। जलाल भाई, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि किसी भी टूर से पहले जो आप अपनी कोचिंग का स्टाफ तब्दील कर देते हैं और फिर जाने से पहले हम ये स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि जनाब अभी हमने ज्वाइन किया है, अभी हम टीम देखेंगे, प्लेयर को परखेंगे, इनकी साइकी समझेंगे, गोल मोल जलेबी जैसी बातें करते हैं। फिर कोई हल्का मैच हम जीत जाते हैं, उसके बाद हम खुद आके सामने बातें कर रहे होते हैं कि जी हम तो टूर्नामेंट जीतने के लिए आए। अब हमको झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, फिर कोई अच्छा मैच आता है, फिर फारिग हो जाते हैं। और एक ये तो नई एक चीज आई है कि जनाब हम अच्छा खेले लेकिन जीत हो गए। ये किस किस्म की बातें, ये कौम को कब तक इन बातों से बेवकूफ बनाया जाएगा? इट इज ए जोक ना कि अच्छा खेले जीत हो गए। और ये इस विमेंस में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान टीम में भी यही हो रहा है कि जी इंटेंट था
मगर हम हार गए। हमारा इंटेंट बहुत अच्छा, भाई इंटेंट के साथ स्किल भी चाहिए ना। अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं है उस चीज को एग्जीक्यूट करने की, तो खाली इंटेंट लेके आप क्या करेंगे? तो ये जो बातें हैं, मैंने पहले भी कहा, बातों से कोचिंग नहीं होती। आपको वो स्किल डेवलप करनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि रिवर्स स्वीप की बात कर लेते, पहले रिवर्स स्वीप को डेवलप तो करो, तब आप मैच में खेलोगे ना। अभी आपने प्रैक्टिस की नहीं, लोग 6-6 महीने एक शॉट की प्रैक्टिस करते हैं, तब वो मैच में अप्लाई करते हैं, उसको परफेक्ट करते हैं। हमारे पास जो प्लेयर हैं वो स्किल्ड नहीं है। स्किल तो है मगर स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड मीन परफेक्शन, वो हमने कभी डेवलप ही नहीं की ना। हमने कभी हो सेशन ऐसे देखे कि 6-6 महीने को एक शॉट पे प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो चाहे कुछ हो। और ये बयानबाजी जो बहुत जल्दी आपने जैसे कहा, इससे मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि भाई बातों से नहीं होता। अच्छा खेला तो खेलने दो उन्हें, मगर आपको अल्टीमेटली टूर्नामेंट जीतने गए थे आप, टूर्नामेंट जीतना है, सीखने नहीं गए वहां। सीखने की तो सलाहियत आपको यहाँ जाने से पहले काम करना अच्छा था। अच्छा जलाल भाई, चूंकि वक्त थोड़ा महदूद है, हम एक तरफ कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि जो हमारे कल्चर नहीं है, इसलिए जो पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट फ्लरिश नहीं कर रही। कल्चर देना किसका काम है? आप नहीं समझते क्रिकेट बोर्ड का काम है? और जो इतना हसास सेंसिटिव इशू है वीमेंस क्रिकेट, यहाँ पे तो आपको वो लोग लेकर आने चाहिए जिनका माजी जो है वो दागदार ना हो, जो करेक्टर जिनके बारे में जो है उनकी कोई रिपोर्टें ना हो। पीसीबी में खुद रिपोर्ट है मोहम्मद वसीम के हवाले से, और आप ऐसे शख्स को जब विमेंस टीम के साथ हेड कोच लेकर आएंगे तो फिर लोग कैसे अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को भेजेंगे? कल्चर कैसे डेवलप होगा जब पीसीबी खुद इस किस्म के लोगों को सामने लेकर आएगा? तो नेचुरली ये तो आपको, जब वुमेन्स क्रिकेट टोटली थोड़ी सी डिफरेंट क्रिकेट है, मतलब वुमेन्स का जेंडर क्रिकेट की ट्रेनिंग एक डिफरेंट होती है, जेंडर से बात करने का तरीका होता है, मगर कल्चर डेवलप करना टीम मैनेजमेंट का काम है और उसको सपोर्ट करना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की बात है। तो अगर आप कल्चर ही नहीं डेवलप कर सकते, कल्चर कब आता है? जब प्लेयरों को आप कॉन्फिडेंस देते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब जो आप बात कहते हैं वो करते हैं और साथ साथ उनको बेहतर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम अभी मेंस टीम में भी मैं देख रहा हूँ, अगर यह इस वक्त रेलेवेंट होगा नहीं मैं बात करूं, कि हम जो प्लेयर खराब खेल के आए, देखिए मैंने पहले भी कहा प्लेयर आर इंपॉर्टेंट, मगर ये मकसद नहीं कि वो डिक्टेटर बन जाए। उनके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छी करनी है। पनिश हम करने लगते हैं, जैसे हमने कुछ लोगों को अभी अलाउ नहीं किया एनओसी, इससे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा आपकी टीम परफॉर्मेंस पे और कल्चर में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई कल्चर डेवलप करना टीम मैनेजमेंट का काम है, और बगैर कल्चर डेवलप किए नहीं कर सकते। जब हर प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करे और टीम के लिए खेले, और जब आप वैल्यू सेट कर देते हैं तो आप उसकी बेस पे अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शायद पनिशमेंट नहीं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि आप उनके परफॉर्मेंस गैप को कैसे इंप्रूव करेंगे, बातचीत करके, प्रैक्टिस करके, ये काम होता है। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी ये समझी जाती है कि हमने इसको सजा देनी है। सजा देना नहीं होता, सजा तो है ही ना सर, ये तो सजा ही है ना। जो आप बात इतने इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले अगर आप नए लोग लेकर आ जाएंगे, फिर मैं बार बार कहूंगा कि इस तरह के टेंटेड लोग लेकर आ जाएंगे तो ये तो इससे बड़ी सजा जो है वो क्या होगी। लेकिन जलाल भाई, आप जो एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं उसकी बड़ी जो है तकरीबन 7-8 महीने से वो प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ी उसकी तफसीलात बताएं, उसमें क्या यूनिकनेस है और किस तरह से उन फुट स्टेप को पीसीबी को फॉलो करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और उसकी जरूरत भी थी इस सवाल की। मैं ये समझता हूं कि देखें, मैंने तो पिछले पता 10-20 साल ही हो गए यही बात करे जा रहा हूं कि क्रिकेट बेस से सही होगी, ठीक है ना। हमारे पास 3 प्रोग्राम होने चाहिए। एक शॉर्ट टर्म, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए क्या बेहतरी हो सकती है, उसका एक प्रोग्राम बनेगा, उसके तहत हम फौरी हमें चाहिए वो चीजें, हम उसके लिए लॉन्ग टर्म नहीं बना सकते। मिड टर्म में हमें फर्स्ट क्लास और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को लेके जाना है, और फाइनली जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि अल्टीमेटली आपकी क्रिकेट सही होगी, मगर वो जल्दी नहीं हो सकती, उसको 3 से 5 साल का टाइम चाहिए। उसमें हमें जो 15 साल के बच्चे हैं या 13 साल के बच्चे हैं, उनको आज के हवाले से डेवलप करना है, जिसमें पहली स्टेज पे जो हमारा प्रोग्राम है वो 4 फेजेज में है, जिसमें पहली स्टेज पे हमने फिजिकल एंड स्किल, जो बेसिक स्किल होती है, उस पर काम कर रहा है। उनको जब हम आप परफेक्ट कर लेंगे, देन हम आएंगे उनको कंपटीशन में लेके आएंगे, यानी इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन होगी, जिसमें इंडिविजुअल प्लेयर के साथ अलग अलग काम होगा और उनकी स्ट्रेंथ के साथ उनको बढ़ाया जाएगा, और साथ साथ अगर कोई और एरिया है जिसमें इंप्रूव किया जाए, फिर हम उन्हें कंपटीशन में ले जाएंगे, और फाइनली हमें हाउ टू विन उस वाले फेज में ले जाएंगे कि मैच कैसे जीते जाते हैं। तो इस 4 फेजेज में 3 साल का प्रोग्राम है। यही अप्रोच पीसीबी को करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ पीसीबी ये नहीं कर पाएगा। मेरा एक मशवरा है, वो मशवरा ये है, वो है उन लोगों को जो हमारे एक्स प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जो रिसेंट पास में
ये अभी क्रिकेट छोड़ी उन्होंने, वो टीवी पे आके बड़ी बातें करते हैं, उनको मैं एक मशवरा दूंगा कि जो जो प्लेयर हैं, जितने भी बैठ हैं पीछे अभी, और इवन करंट प्लेयर भी हो सकते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रिटायर्ड हो, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप लें 13 और या 15 का, जिसको 20 बच्चे सेलेक्ट करें और उसको वो सपोर्ट करें अच्छे कोचेस के साथ, उनका 1 साल का प्रोग्राम बना के दें उनको, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और खुद भी जहां जहां इन्वॉल्व हो सकते हैं करें, और या उनको स्पॉन्सरशिप ला के दे सकते हैं दे। तो जैसे ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें बच्चे को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको बल्कि उन पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनकी हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ और प्रोग्राम भी या कुछ लोग कर रहे हैं, वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो गरीब के पास तो पैसा होता नहीं, अगर आपने टैलेंट निकालना है तो आपको सही से फेयर सिलेक्शन करके विदाउट टेकिंग मनी उनकी डेवलप करना है। तो मेरा मशवरा अभी ये है, जितने भी एक्स प्लेयर हैं या जो करंट प्लेयर हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक बैच को लें अंडर 15 के और उनका 1 साल का प्रोग्राम बनाए। पीसीबी ये काम नहीं कर पा रहा है तो हम खाली बातें करके, पे बैक का टाइम है, वरना हमारी क्रिकेट खत्म है। खत्म से मुराद ये है, क्रिकेट तो होती रहेगी मगर इसी लेवल पे होती रहेगी। तो अगर ये सारे प्लेयर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जहां से उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो अगर अपने एक बैच को लेके सपोर्ट करें, 1 साल का प्रोग्राम बनाए, आप देखें चेंज आएगा। मगर चेंज फौरी नहीं आएगा, चेंज आएगा थोड़ा बड़े अरसे में। एटलीस्ट मिनिमम 1 साल का प्रोग्राम वो दें, फिर देखें आप आपका रोल पे बैक करना। देखें हमने क्रिकेट से हासिल किया तो हम पे बैक कर रहे हैं ना, ये प्रोग्राम देखें, हम बच्चों से पैसे तो नहीं ले रहे, हम उसके पीछे लाए लोग ताकि वो उसको सपोर्ट करें। मगर क्वालिटी प्रोग्राम हो तो ये हो सकता है। क्रिकेट वो अपनी जगह जो कर रहा है उसकी डायरेक्शन गलत है। मैं अब जैसे मिसाल दे देता हूँ कि वो जो सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी में जिन लोगों से मीटिंग हो रही है वो इररेलेवेंट लोग हैं। फेस चेंज करने से 1-2 लोगों के नाम से कुछ नहीं होगा। आपको भाई कुछ और चीज करनी है जो आज की जरूरत है, और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सही लोगों को लाना है। खाली फॉरेनर से भी काम नहीं चलेगा, और जो लोकल हैं उनको रोल देना, उनको डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, इस तरह की अप्रोच के साथ जब हम जाएंगे तो इन्हें लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम हमारा होना चाहिए पहले, और शॉर्ट टर्म में हमें क्या सही करना है उसको पता हो, और फर्स्ट क्लास में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट क्या होती है पहले ये समझना है। कौन से एलिमेंट होते हैं जो हम कहते हैं कि ये क्रिकेट अच्छी हो गई फर्स्ट क्लास। ठीक है, नंबर ऑफ मैच बढ़ाने से नहीं होता। नंबर ऑफ मैच आपको ठीक है, 4-5 चीजें बता दूं अच्छी क्रिकेट क्या होती है। सबसे पहले सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छे की भी फिर डेफिनेशन है, वो मैं फिर इस वक्त इतना टाइम नहीं है। फिर आपकी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेवलिंग अच्छी हो, ग्राउंड फैसिलिटीज अच्छी हो, जो शेड्यूल है उसके इन बिटवीन जो ब्रेक होता है, यानी दो दिन का होता है, कम से कम 3 दिन का हो, वो एक बड़ा क्वालिटी चीज है। फिर एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड, फिर जो ग्राउंड है उनकी फिर प्लेयरों को रोल डिफाइन करना, यानी तो ये सारी चीजें मिलके क्वालिटी। अच्छा, लेकिन जलाल भाई ये चूंकि इतना एक वास्ट टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नशिस्त और आपके साथ जो है वो सजाएंगे ताकि और तफसील की बात भी करें। लेकिन पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और हम पाकिस्तान में विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जितनी विमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट में, इतनी शायद पाकिस्तान में कहीं भी विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी। किस तरह से ये डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामलात को। जलाल भाई, अभी मैं ब्रेक पर आने से पहले कहा कि जो विमेन एम्पावरमेंट है शायद वो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट में ज़्यादा है, जिसको चाहती हैं जो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर्स हैं, वो फारिग कर देती हैं। किसी कोच में से इनको जो है वो बदबू आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, किसी कोच की फील्डिंग कोच को तब्दील कर देती हैं, आमिर इकबाल को तब्दील कर दिया, बासित अली को तब्दील कर दिया, आपको हटा दिया। तो ये इतनी पावरफुल कैसे है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर? देखिए, जाहिर है कि जब उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनकी जो अपनी एक सोच है उसके साथ, तो फिर वो हमदर्दी हासिल करने के लिए एक ऐसे लोगों पे इल्जाम लगा देती हैं, जो हमारे एक ट्रेंड है, एक थोड़ा सा विमेंस को अहमियत दी जाती है खासतौर से इस लेवल पे, तो उसका एडवांटेज। मगर जो हमारे लोग डिसीजन मेकर हैं उनको चाहिए कि जिसके ऊपर जो भी इल्जाम लगा है उसके साथ भी वन साइडेड डिसीजन ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। और हमदर्दी हमेशा वुमेन्स के साथ उस इल्जाम के तौर पे जो भी लगाया गया है उसको वो अहमियत दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप क्या समझते हैं, बासित अली पे इल्जाम लगा या आमिर इकबाल पे जो लगा, या खुद आपको भी जो रिमूव किया गया या सैक किया गया, वो गलत किया गया?
विदाउट वंस भाई अगर कोई इल्जाम है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। ठीक है। जस्ट सिंपल फॉर्मूला। अगर मतलब बगैर इंक्वायरी के आप लोगों को फारिग किया गया, मैं ये समझूं? मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि मुझ पे क्या इल्जाम लगा, मगर मुझे आप फारिग किया बगैर कुछ, हालांकि मेरी उस स्टेज पे तो टीम बेहतर ही हो रही थी। अगर अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है कि फारिग किया गया और आज तक बताया नहीं है कि आपको फारिग अच्छा, कौन से क्रिकेटर्स आपने डेवलप करके दिए हैं, क्या खिदमत की आपने? देखिए क्रिकेट में जो वुमेन्स में भी हमने, असल चीज होती है पहले टैलेंट आइडेंटिफाई करना और फिर उनको डेवलप करना। अब डेवलप तो वैसे लॉन्ग टर्म पे होता है, अगर प्रोसेस हमने स्टार्ट किया और वो लड़कियां आज पाकिस्तान टीम में, जिसमें सना फातिमा है, अरूप शाह है, आपकी रामिन शमीम है, नजिया अलवी है, अनुषा नासिर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉल पकड़ना हमारे पास सीखी। हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि इनमें टैलेंट है। तो दो अलग चीजें, आइडेंटिफाई करना और प्रोसेस डेवलपमेंट का लंबा होता है। ठीक है, कुछ अब मेंस क्रिकेट की थोड़ी बात करते हैं जलाल भाई। ये अभी इंडिया को जो है 2025 की जो है वो T20 की जो है वो मेजबानी मिल गई है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, उधर एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। अब क्या पाकिस्तान किस तरह से अपने कार्ड्स खेलेगी अगर वो यहाँ पर आए, क्या जब वहां पे जो है वो एशिया कप खेलने जाए, करना क्या चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पीसीबी की? देखिए हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ अपने रिलेशन अच्छे करके अगर कुछ हासिल कर सकते हो कर लें। जो मैं ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटीज, कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप हमेशा ये कहते हैं और आखिर में चले भी जाते हैं और वो आते भी नहीं है। तो अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को देखते हुए कि इंडिया ने यहाँ नहीं आना है और आपने एशिया कप खेलने इंडिया जाना है, क्योंकि आपकी मजबूरी है। क्या हाइब्रिड मॉडल होगा या न्यूट्रल वेन्यू? इसलिए बातें ना करें, आप बराबरी पे ना नहीं जा सकते, आईसीसी में उनका होल्ड है। आप उनसे क्या निकलवा सकते हैं अच्छे तरीके से वो निकलवा लें। और आप जो खाली बातों से कड़ी लगाना, अच्छा आप कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे ही जाएंगे और इंडिया यहाँ आएगा ही आएगा, मतलब इंडिया यहाँ नहीं आएगा। तो हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू पे होगा फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए? बिल्कुल, बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर तो इन्होंने इंडिया को उसमें रखना है तो इंडिया को तो रखना बहुत जरूरी होगा। जाहिर है कि वो एक इम्पोर्टेंट, ये तो एक फैक्ट है ना यार। हमें फैक्ट से हम भाग जाते हैं, हम खाली बातों से कर रहे होते हैं, हम कंपैरिजन ग्राउंड रिलेटेड। अच्छा सर, एक और स्टेटमेंट भी आया है, शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि या तो मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं या पीसीबी के चेयरमैन रहे, और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं अब जरा खामोश हो गया हूं और मैं स्टेटमेंट नहीं देता हूं क्योंकि मेरे स्टेटमेंट देने से शाहीन को बड़ा मसला होता है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि क्या आपको लगता है वाकई कि जो शाहिद आफरीदी एक बड़े क्रिकेटर हैं, उनके जो कुछ भी कहें तो वह शाहीन को उससे मसला होना चाहिए? उनकी अपनी आइडेंटिटी है, शाहीन की अपनी आइडेंटिटी है। यहाँ तो वैसे लिंक करते हैं ना लोगों को एक दूसरे के साथ, ये तो यहाँ एक हमारी ट्रेडिशन भी है, हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर भी है। जहाँ तक दो जॉबों की बात है, उनकी जाहिर है कि वो दोनों बड़ी हेक्टिक जॉब है और फुल टाइम जॉब है चेयरमैनशिप की भी और फुल टाइम जॉब है इंटीरियर मिनिस्टर की। तो ये मैनेज करना एक इंसान के बस का तो नहीं है। तो जाहिर है फिर वो होता ही है जो हो रहा है। हम क्रिकेट को तो हम देख सकते हैं, मैं इंटीरियर का नहीं पता कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो रेलेवेंट नहीं है। आपके ख्याल में क्या एक ओहदा छोड़ देना चाहिए? ये तो अब उनका डिसीजन है, मैं तो उसको नहीं कह सकता, मगर हाँ एक बंदा फुल टाइम। आप कौन सा पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, खुल के बोले ना सर। तो मैं तो वही बात कहूंगा ना जो सच है। हाँ। मैं ये बता रहा हूँ कि चेयरमैनशिप जो है वो एक पूरे फुल टाइम जॉब है। तो अब अगर वो दो जॉब कर रहे हैं तो जाहिर एक उनको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? क्रिकेट को हो रहा है ना। हम तो क्रिकेट वाली साइड देख रहे हैं, हमें इंटीरियर का तो नहीं पता क्या हो रहा है। क्रिकेट में जो भी वो मशवरे कर रहे हैं, जिन लोगों को बुला के उन्होंने मशवरा किया, सारे इररेलेवेंट लोग थे, वो ना आउटडेटेड भी थे, मतलब वो तो कनेक्ट ही नहीं है क्रिकेट से। उनसे क्या मशवरा कर रहा हो भाई? 2-3 लोगों को बुलाओ, 1 महीने कमरे बंद करो, जो कि रेलेवेंट हो वो डिसीजन लेके आए, तब आप उन पे अप्लाई करो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो ग्रास रूट हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इररेलेवेंट लोग हैं, लेकिन हम ये देखते हैं सर्जरी की बात होती है। अब हम सर्जरी में तो ये देख रहे हैं कि दाएं हाथ की उंगली काट के बाएं हाथ में लगा दी, वहाब रियाज को यहां से हटा के वहां लगा दिया, वसीम को वहां से उठा के यहां विमेंस में लगा दिया। तो सर्जरी तो इस तरह से हो रही है टीम में। ये तो रिप्लेसमेंट है, सर्जरी थोड़ी है। सर्जरी में तो आपको उस चीज को निकाल के फेंकना होता है या उसको सही करना होता है। तो वहां पे तो सर्जरी नहीं कहूंगा, रिप्लेसमेंट कहूंगा। तो रिप्लेसमेंट का तो इम्पैक्ट क्या आएगा? वही आएगा जो आ रहा है, आप देख रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस पूरी सर्जरी में जो इन्होंने प्लेयरों को पनिश करना चाह रहे हैं, उनको एनओसी ना देके, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा
प्लेयर की मोटिवेशन कम ठीक है। होगी फॉर पाकिस्तान खेलने की। जो सर कि वो मेरे पास चाहेंगे सिर्फ 20-25 सेकंड रह गए। दो सवाल है बड़े इंपॉर्टेंट कि आप जैसे कोचेस अमेरिका जाके कोचिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर बाहर के जो कोचेस ला रहे हैं, बाहर से जो कोचेस आ रहे हैं वो यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम बांग्लादेश को एक मैच वन साइडेड हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा मैच हार जाते हैं, तो फर्क क्या पड़ा फिर? देखें, अब तो मैं भी फॉरेन कोच हूँ, मुझे बुला लो अमेरिका से, मैं फॉरेन ही कर रहूंगा तो मैं आ जाऊंगा। तो बात यह है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी यहाँ क्रिकेट सही होगी तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। एक मैच की बेस पे आप कोई बातें ना करें और लेट देम प्ले फॉर सर्टेन टाइम, फिर आप डिसाइड करें। तो जिसी तरह हमने वुमेन में 2 मैच जीते, बातें होने लगी, फिर हार गए, तो हम सही नहीं हुए हैं किसी फेज में। अगर खासतौर से T20 क्रिकेट की बात लूं तो 1-2 मैच जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। क्रिकेट सही होने के लिए कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करे, टीम परफॉर्मेंस करे और हर फॉर्मेट में करे जब आप कहेंगे क्रिकेट सही हुई है। अच्छा सर, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड जो कहता है खुद उसकी नफी कर देता है, कहता है कि वो क्रिकेट में टीम में सियासत नहीं होनी चाहिए, खुद जो है वो सियासत कर देता है। बाबर आजम को कप्तान बना देते हैं, शाहिन शाह अफरीदी को 5 मैच पे सिर्फ 5 मैचेस के बाद हटा देते हैं। बाबर आजम मुसलसल हार रहे हैं, सीख रहे हैं, हार रहे हैं, सीख रहे हैं वाली कहानी चल रही है, और शाहिन को 5 मैचेस के लिए कप्तान बना के हटा देते हैं। अब शाहिन कह रहे हैं कि मैं कप्तानी की दौड़ में शामिल नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, लेकिन आपको पता है कि ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप खुद इस रिवॉल्ट में थे जो मियादाद के खिलाफ हुआ था। देखें, ये बातें करना और अंदर दिलों में क्या है उसका तो खैर हाल किसी को नहीं पता होता। हम जज कैसे करते हैं? हम डिसीजन से जज करते हैं कि वो डिसीजन सही थे नहीं थे। दोनों डिसीजन गलत थे। शाहिन शाह अफरीदी को पहले बनाना और फिर उन्हें हटाना, जब शुरू में बाबर आजम को बनाया था वो गलत डिसीजन था और इतने अरसे उन्होंने कुछ सीखा नहीं, और जिस वजह से उन्हें हटाया गया। तो जब दोबारा बनाया गया, उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि क्या वो चीजें उनकी सही हो गई जिसकी वजह से उन्हें दोबारा लाया गया? नहीं हुई, या हमें पता चल गया। तो ये सारे डिसीजन गलत है, इसमें चाहे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, चाहे कुछ है। तो आखिरी सर मेरा सवाल है, एक डिसीजन होने के लिए वो ग्राउंड चाहिए होते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है, फ्रेंचाइज क्रिकेट ने रीजनल क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया या फायदेमंद रही है ये PSL? देखिए, अब लीग तो आप समझ लेंगे दुनिया में कभी कम नहीं होगी, बढ़ेगी, और PSL को भी एक अपनी वैल्यू देनी है। और PSL की जो फ्रेंचाइजीज का जो असर रसूख है रीजनल क्रिकेट के अंदर, उसने आपको क्या लगता है नुकसान पहुंचाया या फायदा पहुंचाया? अब असर रसूख किस सेंस में? पॉजिटिव है तो अच्छा गया और नेगेटिव है तो गलत है, और होना भी नहीं चाहिए। उनका सर आपको खुद पता है कराची क्रिकेट में क्या हो रहा है, मैं खुल के क्या बोलूं, आपका क्लब को बाहर कर दिया। आप खुल के बात करेंगे, नदीम उमर साहब वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे जो उन्हें क्रिकेट एसोसिएशन के लिए करना है, वो PSL पे फोकस है, तो वो गलत है ना, मैं तो उसको गलत कहूंगा। ठीक है, आपका ही क्लब बाहर कर दिया था ना इंटर क्लब से। मैं वही कह रहा हूं ना, तो वो गलत है ना। अगर आप पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं इसमें रीजनल क्रिकेट में, और आप PSL में भी आपका फ्रेंचाइज है, तो आपको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करना है, आपने उसका रोल करना है। वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, कराची क्रिकेट के लिए जो उन्हें रोल प्ले करना है वो नहीं कर रहा है, और जिन लोगों पर रिलाय कर रहा है वो नेगेटिव लोग हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जलालुद्दीन साहब, और यकीनी तौर पर तशनगी रही है जलाल भाई, इतनी डायरेक्टली के बहुत सारे इनके साथ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना बनता भी है, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मजीद और गुफ्तगू की जाती है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर इनको शो में मधु करेंगे। आज के लिए बस इतना। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।